वेलकम टू स्नेहा's टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। तो हम लोग डाइजेशन पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में, लेकिन डाइजेशन का एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है? जो डाइजेशन हो रहा है, हम लोगों ने प्रोसेस जाना, लेकिन क्या क्या एंजाइम्स इन्वॉल्व है, उसमें एक्चुअल क्या मैकेनिकल और क्या केमिकल प्रोसेस होता है, वो जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, इस सेशन में ये देखेंगे कि डाइजेशन ऑफ फूड में जो ये पूरी प्रोसेस होती है, हम लोगों ने जाना कि ऑसोफेगस से फिर स्टोमक में जाता है, फिर इंटेस्टाइन है, क्या क्या पार्ट्स इन्वॉल्व है, क्या क्या डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, हम लोगों ने अब तक ये जाना। अब हम लोग जानेंगे कि डाइजेशन जो फूड हो रहा है उसके पीछे जो मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस है डाइजेशन के फूड के पीछे, वो क्या है, क्या प्रोसेस है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस है जी, ठीक है। ये आपके लिए क्लियर होना चाहिए कि प्रोसेस जो है वो मैकेनिकल है और केमिकल है। आप समझ ही रहे हैं, केमिकल यानी उसमें केमिकल्स, एंजाइम्स, ये सब इन्वॉल्व है। मैकेनिकल हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि फिजिकली फूड आपका नीचे जा रहा है, प्रोसेस हो रहा है। तो एक तरह से ये मैकेनिकल केमिकल दोनों ही प्रोसेस है, ठीक है। बक्कल कैविटी परफॉर्म्स टू मेजर पर्सन हमारे फंक्शंस, ठीक है। हमारी जो बक्कल कैविटी है, यानी कि जो हमारा जहाँ पे टिथ एम्बेडेड है, वो जो कैविटी है, वहां पे दो मेजर फंक्शन होते हैं, ठीक है। कौन मेजर फंक्शंस होते हैं? मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वॉलोइंग, ठीक है। मतलब हमें जो चबाते हैं, चबाने में हमें मदद मिलता है बकल कैविटी के थ्रू, और उसको हम फिर फर्दर स्वॉलो करते हैं, उसमें हमें मदद मिलता है, ठीक है। द टिथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ, अभी देखिए, द टिथ, हमारा जो टिथ है और जो हमारा टंग है, विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, यहाँ पे देखिए, यहाँ है ना सलाइवा, सलाइवा की मदद से क्या होता है कि हमारा जो है फूड, जो वो क्या होता है ना, मैस्टिकेट होता है, फूड को हम अच्छे से चबा पाते हैं और अच्छे से मिक्सअप होता है। म्यूकस जो है सलाइवा में, वो लुब्रिकेट करता है फूड को प्रॉपर सॉफ्ट बनाता है, ताकि वो एक द मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स इनटू अ बोलस, एक कहते हैं ना, एक बोलस तैयार हो जाता है, एक फूड का मैस्टिकेटेड जो फॉर्म होता है वो तैयार हो जाता है अंदर जाने के लिए फर्दर, ठीक है। द बोलस, जो फिर बोलस बनता है, यानी सलाइवा की मदद से जो हमने खाना खाया वो मैस्टिकेट हुआ, मिक्सड अप हुआ, सॉफ्ट हुआ सलाइवा से, फिर उसके बाद जो बोलस बना, ठीक है, जो भी च्यूड फूड जो हमने सॉलो करने के लिए जो रेडी है, वो बोलस फिर कहाँ जाता है? फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स एक कॉमन पाथवे है जहाँ पे हमारा एयर भी जाता है, फूड भी जाता है। जो हमारा नेसल कैविटी और फूड जो हमारा ऑसोफेगस है, उसके बीच का जो पार्ट है, ठीक है, उसे हम ये फेरिंग्स कहते हैं, जो एक कॉमन पाथवे है, ठीक है। फेरिंग्स से एंड देन इनटू द ऑसोफेगस बाय swallowing और डेग्लूटिशन, ठीक है, इसको हम डेग्लूटिशन भी कहते हैं, ठीक है। प्रोनाउंस करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे वर्ड बायोलॉजी में आते रहते हैं, ठीक है। द बोलस फर्दर पासेस डाउन थ्रू द ऑसोफेगस। बोलस फिर क्या होता है कि ऑसोफेगस से नीचे जाता है। बहुत अभी तक एकदम सिंपल है। सिंपल क्या है कि हमारा बक्कल कैविटी में फूड जाता है, वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, उसे वो मैस्टिकेट हम करते हैं, यानी कि उसे चबाते हैं, खाते हैं, वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। फिर जो बोलस तैयार होता है वो फेरिंग्स के रास्ता से फिर ये धीरे धीरे ऑसोफेगस तरफ जाता है, ठीक है, और हम उसे धीरे धीरे निगलते हैं फूड को, ठीक है। The bolus further passes down through the esophagus by successive muscular contraction। एक प्रॉपर उससे फ्रिक्शन मिलता है फूड को। अगर फ्रिक्शन ना मिले, मस्कुलर कंट्रैक्शन ना हो, तो आप इमेजिन कीजिए क्या हो सकता है। ये होगा कि हमें एकदम अचानक से एकदम सीधा फिसलते हुए फील होगा कि फूड अंदर जा रहा है। तो एक प्रॉपर जो है मस्कुलर कंट्रैक्शन भी जरूरी है, ठीक है। जिस प्रोसेस को हम क्या, सक्सेसिव वेव्स और मस्कुलर कंट्रैक्शन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पे, एक मिनट, अभी मैं दिखा दूं। पेरिस्टेलिसिस बोलते हैं, ठीक है, पेरिस्टेलिसिस बोलते हैं, ठीक है। गैस्ट्रोओसोफेगल स्फिंक्टर जो है कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड। यहाँ मैं मिटा दूं, यहाँ पे दाग पड़ गए हैं, यानी कि मैंने जो भी टिक किया है उसका, ठीक है।
अभी देखिए, गैस्ट्रोओसोफेगल स्फिंक्टर कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टोमक। जो स्फिंक्टर है ना, गैस्ट्रो ओसोफेगल स्फिंक्टर, वो कंट्रोल करता है कि फूड हमारे स्टोमक में कितना जा रहा है, एक बार में ज्यादा तो नहीं जा रहा है, या फिर चोकिंग तो नहीं हो जाएगा, फूड ऊपर तो नहीं आ जाएगा। इसके लिए वो स्फिंक्टर जो है वो हेल्पफुल होता है। Saliva secreted into the oral cavity contains electrolytes। जो भी saliva secrete हो रहा है हमारा oral cavity में, उसमें electrolytes होते हैं। क्या क्या होते हैं? सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है, Cl माइनस, HCO, ये सारे चीज जो होते हैं वो हमारे सलाइवा में वो इलेक्ट्रोलाइट्स पहले से मौजूद होते हैं। और इंजाइम्स भी होते हैं हमारे सलाइवा में, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज है, ठीक है, लाइसोजाइम है, ये सब अवेलेबल होता है। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, और जो केमिकल प्रोसेस है डाइजेशन का, वो एकदम शुरुआत से ही ओरल कैविटी यानी हमारे बक्कल कैविटी से ही जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है बाय द हाइड्रोलाइटिक एक्शन, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एक्शन जो होता है ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग द एंजाइम। क्या होता है, स्टार्च जो होता है 30% ऑफ द स्टार्च जो है वो जो यहाँ पे सलाइवा जो होता है, सलाइवा की मदद से 30% स्टार्च जो है हमारे माउथ में ही माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा है ना कि अबाउट 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हियर बाय द एंजाइम ऑप्टिमम पीएच 6.8, ठीक है, इनटू अ डाइसेक्राइड माल्टोज। डाइसेक्राइड माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। लाइसोजाइम जो है प्रेजेंट जो होता है सलाइवा में, एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है, प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। लाइसोजाइम जो होता है हमारे सलाइवा में क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। और अगर कोई फूड जो हम खा रहे हैं, मान लीजिए बाहर का भी है, हालांकि हमें बीमार पड़ना होता है वो तो पड़ ही जाते हैं, बट फिर भी हमारी बॉडी थोड़ी सी ज्यादा इम्यूनिटी को रिस्पॉन्स करती है, इम्यून होती है। तो सलाइवा में एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है, लाइसोजाइम। उसका नाम क्या है सलाइवा के एंजाइम का, लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम क्या करता है कि लाइसोजाइम एक तरह से एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट है जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, जो कि इन्फेक्शन नहीं होने देता है, ठीक है। अभी देखिए फिर क्या है, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर दूं ये, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। हाँ, तो अभी आपने जान लिया माउथ में ही जो है हमारा स्टार्च के थ्रू, सलाइवरी एमाइलेज के थ्रू 30% ऑफ द स्टार्च, मैं सॉरी, सलाइवरी एमाइलेज के थ्रू जिसकी पीएच 6.8 है, स्टार्च जो है 30% ऑफ स्टार्च जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब है द म्यूकोसा ऑफ स्टोमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। हमारी स्टोमक में म्यूकोसा है, ठीक है, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। उसमें क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 तरह के सेल मुख्य तौर पर पाए जाते हैं। कौन कौन सेल पाए जाते हैं, म्यूकस नेक सेल्स, ठीक है। म्यूकस नेक सेल्स का काम क्या है, सिक्रेट म्यूकस, ठीक है, वो म्यूकस सिक्रेट करता है, लचीला पदार्थ सिक्रेट करता है, जिससे कि फूड को एक लचीला इन्वायरमेंट कहते हैं ना, उसको क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा इलास्टिकेटेड इन्वायरमेंट थोड़ा सा मिले फूड को। दूसरा क्या हमारा सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, दूसरा सिक्रेट करता है पेप्टिक। और चीफ सेल जो है वहां पे जो पेप्टिक और चीफ सेल्स जो है, ठीक है, यहाँ पे समझिए क्या कह रहा है, बहुत इजी है। म्यूकोसा ऑफ स्टोमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टोमक की म्यूकोसा में क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 तरह के सेल हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड में सेल की बात हो रही है, यहाँ किसी एंजाइम की बात नहीं हो रही है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में कितने तरह के सेल है, 3 तरह के सेल हैं। म्यूकस नेक सेल है, ठीक है, पेप्टिक और चीफ सेल्स है, और पेरिएटल और ऑक्जेंटिक सेल्स है। तीनों तरह के सेल को एकदम याद रखिएगा कि हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, म्यूकोसा स्टोमक में जो है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 तरह के सेल है। कौन तरह के 3 सेल है जी, तो म्यूकस नेक सेल्स है, पेप्टिक या चीफ सेल्स है, और पेरिएटल या ऑक्जेंटिक सेल्स है, ठीक है। अब म्यूकस या नेक सेल्स का काम क्या है, नाम से ही याद रहना चाहिए आपको, म्यूकस या नेक सेल्स का काम है म्यूकस सिक्रेट करना, म्यूकस सिक्रेट करना, ठीक है। पेप्टिक या चीफ सेल्स का काम क्या है हमारा, पेप्टिक या चीफ सेल्स जो होते हैं उनका काम क्या है, उनका काम इतना ही है कि वो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन क्रिएट करते हैं। वो क्या रिलीज करते हैं, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन जो है वो सिक्रेट करते हैं पेप्टिक ग्लैंड्स जो होते हैं। अब हमारा थर्ड है पेरिटल और ऑक्जेंटिक सेल्स। पेरिटल और ऑक्जेंटिक सेल्स वो क्या सिक्रेट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक सिक्रेट करते हैं, HCl सिक्रेट करते हैं, एंड इंट्रिंसिक फैक्टर।
यानी कि फैक्टर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ B12। B12 विटामिन को एब्जॉर्प्शन का जो एसेंशियल एलिमेंट है, जो एसेंशियल है, वो सिक्रेट करते हैं। तो 3 तरह के सेल हमारे स्टोमक में है, ठीक है, स्टोमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड में है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या कौन कौन तरह के सेल है, तो आपको अब याद होना चाहिए, म्यूकस नेक सेल्स है, पेप्टिक सेल है, पैरिटल और ऑक्जेंटिक सेल है। म्यूकस सेल क्या सिक्रेट करता है, म्यूकस सिक्रेट करता है। पेप्टिक या चीफ सेल क्या सिक्रेट करते हैं, पेप्सिनोजेन सिक्रेट करते हैं। पेप्सिनोजेन एक तरह का प्रो एंजाइम है। और थर्ड जो हमारा ऑक्जेंटिक सेल है, पैरिटल और ऑक्जेंटिक सेल, वो HCl सिक्रेट करता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक सिक्रेट करता है, जिससे कि विटामिन बी का भी एब्जॉर्प्शन फैक्टर है वहां पे, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है हमारे फूड के डाइजेशन में बहुत ही मुख्य रोल है, अभी हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टोमक के बारे में क्या कर रहा है। स्टोमक क्या है, स्टोमक में हमारा फूड 4 से 5 घंटा रहता है। कितना देर रहता है, हमने खाना खाया, हमारे ओसोफेगस से जो है फूड अंदर गया, और फर्दर वो 4 to 5 आवर्स जो है फूड स्टोमक में हमारा स्टे करता है। फूड मिक्सेस थॉरोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। फूड जो है बहुत ही अच्छे से, जो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस है उसके साथ एकदम अच्छे से मिक्स होता है, ठीक है, of the stomach by the churning movements of its muscular wall। जो स्टोमक का वॉल है वो पूरी तरह से चर्निंग, कहते हैं ना कि जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर पूरी तरह से घूमते रहता है, हमारा स्टोमक भी जो है वो घूम नहीं रहा है। ये मत सोचिएगा कि घूम रहा है, मैं मिक्सर ग्राइंडर का एग्जांपल दे रही हूँ। कहने का मतलब है कि उसकी मस्कुलर वॉल जो है वो मूव करते रहते हैं एंड इज कॉल्ड द काइम, ठीक है। अभी देखिए द फूड जो मिक्स हो गया एसिडिक गैस्ट्रिक जूस की मदद से, चर्निंग मूवमेंट से, ठीक है, मस्कुलर वॉल जो है स्टोमक में उसकी मदद से, तो फिर जो मिक्स किया हुआ फूड है वो बन गया काइम, ठीक है। अब काइम रेडी हो गया। स्टोमक में क्या क्या काम था, 4 से 5 घंटा स्टोर होगा फूड, ठीक है, 4 से 5 घंटा से ज्यादा का स्टे नहीं है, ठीक है। उसके बाद फूड जो है मिक्स करेगा एसिडिक जूस से, गैस्ट्रिक जूस से, चर्निंग मूवमेंट्स और मस्कुलर वॉल होंगे, और बन के तैयार होगा हमारा काइम। काइम क्या होता है, अब प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन जो है ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी आपने जाना कि पेप्सिनोजेन जो है वो पेप्टिक सेल जो है वो रिलीज करते हैं, ठीक है, वो कि हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड में होता है, ठीक है। अब प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन है, जब उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्टोमक में, जैसे ही उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्सपोजर मिला, ठीक है, तुरंत से प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन किस में बदल गया, पेप्सिन में बदल गया। जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उसे जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्सपोजर में आया ना, पेप्सिनोजेन जो प्रो एंजाइम है हमारा, वो किस में कन्वर्ट हो गया, पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इजी बात है। पेप्सिन कैसे बना, पेप्सिन बना, प्रो एंजाइम जो पेप्सिनोजेन है वो जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्सपोजर में जैसे ही आया, वो एंजाइम पेप्सिन बन गया, ठीक है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ द स्टोमक, ठीक है। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टॉन्स। पेप्सिन का काम क्या है जी, पेप्सिन का काम बस इतना सा है, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, पी से प्रोटियोसिस और पी से पेप्टॉन, सारा पी की फैमिली है, याद रखिएगा। पेप्सिन का काम बस इतना ही है कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है प्रोटियोसिस और पेप्टॉन्स में, यानी कि पेप्टाइड्स में। हम जो फूड ले रहे हैं उसमें प्रोटीन है, अगर वो सिंप्लीफाइड नहीं होगा तो डाइजेशन का काम ही क्या है, डाइजेशन मतलब कि उसको सिंप्लीफाइड कर दिया जाएगा, उसको कॉम्प्लेक्स नहीं किया जाएगा। तो हमारे जो फूड में प्रोटीन है उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म जब तक नहीं किया जाएगा, डाइजेशन का प्रोसेस पूरा नहीं होगा। तो जो हमारे फूड में जो प्रोटीन है उसको पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को क्या करता है, प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में, ठीक है। पेप्टोन्स क्या है, पेप्टाइड्स है, ठीक है। अब देखिए द म्यूकस एंड द बाइकार्बोनेट्स। अब म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स का क्या होता है, अभी आपने जाना कि प्रोटीन का क्या होता है, प्रोटीन को क्या कर दिया जाता है कि प्रोटीन को जो है पेप्सिन की मदद से प्रोटियोसिस और पेप्टॉन्स में, यानी कि जो पेप्टाइड्स हैं उनमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब बात यहाँ पे सवाल इस बात का उठता है कि म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स जो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, तो उनका काम बस इतना सा है, इंपॉर्टेंट रोल है कि लुब्रिकेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम, ठीक है।
from excoriation by the highly concentrated hydrochloric acid. हमारे फूड में हाइड्रोक्लोरिक हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों रिलीज होता है? क्योंकि वो जो है हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है कहीं ना कहीं, ठीक है. लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो पीएच है वो बहुत ज्यादा एसिडिक है, बहुत ज्यादा हाई है. उसका पीएच क्या है? 1.8 है. तो उससे क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो पीएच है, इससे हमारा स्टोमक जो है वो अफेक्टेड हो सकता है, जलन हो सकती है, या फिर बुरी तरीके से स्टोमक अफेक्टेड हो जाएगा. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो रिलीज हो रहा है स्टोमक में, उससे हमें बचाने वाला कौन है? उससे हमें बचाने वाला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कौन बचाता है? हमें बचाता है गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूस में क्या है? गैस्ट्रिक जूस में है लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोसल एपिथेलियम. जो अंदर का सेल है म्यूकोसल एपिथेलियम, उसको बचा रहा है गैस्ट्रिक जूस, द म्यूकस एंड द बाइकार्बोनेट्स. ठीक है, वो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है. म्यूकस और बाइकार्बोनेट क्या है? गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है. और वही हमें बचा रहे हैं HCl के इफेक्ट से, ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारा ही स्टोमक को प्रभाव ना पड़े. ठीक है, अब देखिए HCl प्रोवाइड द एसिडिक पीएच 1.8. HCl हमें क्या होता है? एसिडिक पीएच प्रोवाइड करता है. 1.8 का पीएच है. अब आप समझ सकते हैं कि अब आपको ही पता है कि बेस जो होता है उसका पीएच हाई जाता है, वाटर का पीएच बीच में होता है, तो ना एसिडिक है वो ना बेसिक है. और जो एसिड्स होते हैं उनके पीएच धीरे धीरे घटते घटते और कम हो जाते हैं. बहुत ही इंटेंस पीएच होता है उनका, ठीक है, कॉरोसिव होता है. तो इसीलिए HCl हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम में आता है, बट उसके इफेक्ट से हमें बचाता है कौन? गैस्ट्रिक जूसेस बचाते हैं म्यूकोसल एपिथेलियम सेल को बर्बाद होने से, उनको खराब होने से. म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स जो प्रेजेंट है गैस्ट्रिक जूस में, वो हमें मदद करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है, रेनिन आता है. ठीक है, रेनिन ये क्या है? अब व्हाट इज रेनिन? अभी हमने जाना जो है पेप्सिस, अभी आपने जाना ना पेप्सिन एंजाइम जाना, हाइड्रोक्लोरिक जाना जी. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक है, बाइकार्बोनेट जो है, और जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम में गैस्ट्रिक जूस है, बाइकार्बोनेट हो गया, म्यूकस हो गया, HCl के प्रभाव से बचाता है. ये सब अभी हमारा स्टोमक में ये सब चल रहा है. ठीक है, अब क्या है? वेरियस टाइप्स. एक मिनट, अभी यहाँ रेनिन के बारे में हम बात कर रहे थे. रेनिन क्या है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है. रेनिन क्या है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, फाउंड गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स. ये बच्चों के गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है. रेनिन अगर पूछा जाएगा व्हाट इज रेनिन, रेनिन क्या है? रेनिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि बच्चों के गैस्ट्रिक जूस में, बच्चों के गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है. हमने अपना गैस्ट्रिक जूस जाना, बड़ों का गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? म्यूकस होता है, बाइकार्बोनेट होता है, जो अभी हमारा ये अभी हमने देखा प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन हो गया. ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है, म्यूकस होता है, ये सब हमने जाना. लेकिन बच्चों के जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं उसमें एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जिसको कहा जाता है रेनिन. रेनिन क्या करता है कि डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन में मदद करता है. रेनिन क्या करता है? मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है. ठीक है, small amount of lipases are also secreted by gastric glands. और gastric glands क्या करते हैं? छोटे छोटे small amounts of lipases क्रिएट करते हैं. ठीक है, अपने अगर केमिस्ट्री पढ़ रखी है तो ऑब्वियस है, सभी ने पढ़ रखी है, साइंस के स्टूडेंट्स हैं. लिपेजेस, एमाइलेजेस, ये सब फॉर्म से आप बिल्कुल भी, आई नो आप बिल्कुल क्लियर होंगे. अब आता है हमारा वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब हम स्टोमक से आए हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें आ रहे हैं. काफी सारे मूवमेंट्स जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड धीरे धीरे उसमें जो फूड पास करता है, तो वो मूवमेंट तो चलती रहती है. ये मूवमेंट क्या करती है? मिक्सिंग अप ऑफ फूड, फूड के मिक्सिंग अप में मदद करती है. फूड के क्या करती है? मिक्सिंग अप में मदद करती है. विथ वेरियस सिक्रीशंस इन द इंटेस्टाइन, बहुत सारे सिक्रीशंस हो रहे हैं इंटेस्टाइन में. ठीक है, सब में मदद करती है और डाइजेशन को फैसिलिटेट करती है. डाइजेशन को क्या करती है? फैसिलिटेट करती है. डाइजेशन होने में दिक्कत नहीं होता है. ठीक है, अभी देखिए द बाइल, पैनक्रिएटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस. यहाँ पे देखिए बाइल है, पैनक्रिएटिक जूस है, इंटेस्टाइनल जूस है. ये सब सिक्रीशंस जो है रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो रिलीज होते हैं. ठीक है, पैनक्रिएटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज थ्रू द हेपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट. पैनक्रिएटिक जूस जो है, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक मिनट, पैनक्रिएटिक जूस और बाइल जो है
वो क्या होता है, रिलीज थ्रू हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया, सॉरी। हाँ, पैनक्रिएटिक और बाइल जूस है वो हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू रिलीज होते हैं। ठीक है, पैनक्रिएटिक जूस में क्या क्या होता है, एक्टिव एंजाइम्स होता है, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेजेस, ठीक है, एमाइलेजेस, लिपेजेस, न्यूक्लिएजेस। कोई पूछेगा पैनक्रिएटिक जूस में क्या क्या होता है, बताओ हमें। तो इजी है याद करना, ठीक है। इजी क्यों है, कोडिंग वर्ड है ट्रिप्सिनोजेन, ठीक है, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन के आगे काइमो लगा देना, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेजेस, एमाइलेजेस, लिपेजेस, न्यूक्लिएजेस, ठीक है। एजेस 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 लास्ट में है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेजेस, एमाइलेजेस, लिपेजेस एंड न्यूक्लिएजेस। और दो है ट्रिप्सिनोजेन और काइमोट्रिप्सिनोजेन। तो पैनक्रिएटिक जूस जो है एक्टिव एंजाइम्स क्रिएट करती है, जो सारे एक्टिव एंजाइम्स है ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडाइजेस, एमाइलेजेस, लिपेजेस एंड न्यूक्लिएजेस, ठीक है। अभी देखिए ट्रिप्सिनोजेन इज एन एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम। ट्रिप्सिनोजेन जो है एंजाइम से एक्टिवेट होता है। ध्यान रखिएगा, ये मेडिकल में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ट्रिप्सिनोजेन जो है वो एक्टिवेटेड होता है एंजाइम के थ्रू, ठीक है। ट्रिप्सिनोजेन को कौन एक्टिवेट करता है, एंटेरोकाइनेज। ट्रिप्सिनोजेन को कौन एक्टिवेट करता है, एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज जो एंजाइम है वो किसको एक्टिवेट करता है, ट्रिप्सिनोजेन को, ठीक है। सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इंटेस्टाइन के जो इंटरनल सेल है उससे सिक्रेट होता है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे आगे इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन, ठीक है, विच इन टर्न्स एक्टिवेट्स द अदर एंजाइम। अभी देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या चर्चा किया था, ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेटेड बाय एंजाइम। ट्रिप्सिनोजेन एंजाइम से एक्टिवेट होता है और उस एंजाइम का नाम है एंटेरोकाइनेज। उस एंजाइम का क्या नाम है, एंटेरोकाइनेज। उसे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सिक्रेट किया जाता है और इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन, और एक्टिव ट्रिप्सिन में वो कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो एक्टिवेट अदर एंजाइम्स को फर्दर कर देता है इन द पैनक्रिएटिक जूस, ठीक है। द बाइल रिलीज इनटू द ड्यूडेनम कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स। जो ड्यूडेनम में हमारा बाइल रिलीज हुआ है, ठीक है, अभी आपको मैंने इससे लास्ट वाले क्लास में बताया था कि इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, ठीक है, बताया था ना, इलियम, जेजनम, ड्यूडेनम, ठीक है। तो जो इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है कंटेन्स द बाइल जो है वहां पे रिलीज होता है और बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बाइल पिगमेंट्स 2 तरह के होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बाइल पिगमेंट्स कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, बिलीरुबिन होते हैं, बिलीवर्डिन होते हैं। बाइल साल्ट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल। देखिए अभी मैंने क्या बोला, बाइल पिगमेंट्स 2 तरह के होते हैं, मेन 2 तरह के होते हैं, बिलीरुबिन होता है, बिलीवर्डिन होता है, ठीक है। उसके अलावा बाइल साल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, बट एंजाइम्स किसी तरह का नहीं होता है, ठीक है। बाइल जो है वो मेनली लीवर से कनेक्टेड होता है। अगर बाइल का नाम आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि लीवर की बात हो रही है, ठीक है। बाइल जो है वो बाइल पिगमेंट का बना होता है। बाइल पिगमेंट में 2 तरह के होते हैं, बिलीरुबिन होता है और बिलीवर्डिन होता है। बाइल साल्ट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, लेकिन एंजाइम्स होता है कि नहीं होता है, एंजाइम्स नहीं होते हैं। बाइल का काम क्या है, बाइल का काम बहुत ही सिंपल सा है। बाइल का काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। बाइल का काम क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी फैट्स को बाइल ब्रेक करता है। फैट्स को क्या करता है, बाइल ब्रेक करता है स्मॉल पार्ट्स में, ठीक है। बाइल क्या करता है, फैट्स को ब्रेक करता है इन वेरी स्मॉल मिसलेस। बाइल को हम एक्टिव लिपेजेस भी बोलते हैं, बाइल को और हम क्या बोलते हैं, एक्टिव लिपेजेस भी बोलते हैं। इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम में गॉबलेट सेल्स होते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइनल, अभी हम लोगों ने क्या जाना, पहले एक क्विक रिवीजन लेते हैं कि लीवर जो है बाइल रिलीज करता है। बाइल जो है वो ड्यूडेनम में रिलीज होता है, फाइनली जाके बाइल में 2 तरह के पिगमेंट होते हैं, बाइल बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बाइल में क्या होते हैं, 2 तरह के पिगमेंट होते हैं, बिलीरुबिन होता है, बिलीवर्डिन होता है। इसके अलावा बाइल साल्ट्स होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड्स होता है, लेकिन एंजाइम्स होते हैं कि नहीं होते, एंजाइम्स नहीं होते हैं। बाइल जो है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में मदद करता है, फैट्स को बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स यानी स्मॉल मिसलेज में कन्वर्ट कर देता है। बिग फैट पार्टिकल्स को स्मॉल फैट मिसलेज में कन्वर्ट कर देता है। बाइल में एक्टिव लिपेजेस भी होते हैं।
अब हम आते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम में। इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम क्या है? उसमें गॉबलेट सेल्स होते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम जो है वो अंदर का जो उसका सेल है उसमें गॉबलेट सेल होते हैं। सेल का नाम क्या है? गॉबलेट सेल, ठीक है। उससे म्यूकस फिर से सिक्रेट होता है। सिक्रेशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ द म्यूकोसा along with the secretion of goblet cells, गॉबलेट सेल भी सिक्रेट कर रहा है, अंदर में जो म्यूकस सेल है वो भी सिक्रेट कर रहे हैं, ठीक है। बॉर्डर सेल ऑफ म्यूकोसा वो भी सिक्रेट कर रहे हैं, ठीक है। कंस्टिट्यूट द इंटेस्टाइनल जूस, और सब मिलके एक इंटेस्टाइनल जूस बना रहे हैं। उस इंटेस्टाइनल जूस का क्या नाम है? स्यूकस इंटेरिकस। कोई पूछेगा इंटेस्टाइन में कौन सा डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है या कौन सा डाइजेस्टिव जूस है जो इंटेस्टाइन में बनता है, तो इंटेस्टाइन में जो बनता है वो है, उसका नाम है स्यूकस इंटेरिकस, ठीक है। इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टिव जूस बन रहा है उस डाइजेस्टिव जूस का क्या नाम है? स्यूकस इंटेरिकस, ठीक है। अभी देखिए, this juice contains a variety of enzymes like disaccharides, maltase, dipeptidases, lipases, nucleosides, etc. अभी जो स्यूकस इंटेरिकस बना है, ठीक है, स्यूकस इंटेरिकस कहाँ बना है? स्मॉल इंटेस्टाइन में बना है। कहाँ बना है? स्मॉल इंटेस्टाइन में बना है। बहुत इजी बात है। और कैसे बना है? तो गॉबलेट सेल की मदद से बना है, और अंदर में जो म्यूकोसल सेल है, बॉर्डर ब्रश बॉर्डर है म्यूकोसा सेल्स के, उससे बना है। दोनों ने मिलके कौन सा एंजाइम बनाया इंटेस्टाइन में? दोनों ने मिलके बनाया जी स्यूकस इंटेरिकस एंजाइम बनाया, ठीक है, इंटेस्टाइन में। अब ये जो जूस बन के रेडी हुआ है इंटेस्टाइन में, उसमें क्या 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 एंजाइम्स होते हैं? उसमें डाइसेक्राइड्स होते हैं, जो कि जिसको हम एग्जांपल माल्टेज ले लीजिए, डाइपेप्टाइडेजेस होते हैं, लिपेजेस होते हैं, न्यूक्लियोसाइडेजेस होते हैं, ठीक है। म्यूकस अलोंग विद द बाइकार्बोनेट्स, अगर म्यूकस को हम बाइकार्बोनेट्स के साथ ले लें, फ्रॉम द पैंक्रियास प्रोटेक्ट्स द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम एसिड एज वेल। अभी आपने जाना हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी जो है हम प्रोटेक्शन मिल रहा था। म्यूकस सेल जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टोमक अफेक्टेड ना हो जाए, तो म्यूकस सेल जो है वहां पे प्रोटेक्ट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? ठीक है, यहाँ पे भी जो है इंटेस्टाइन में भी तो एसिड जाएगा ना, एसिड होते हैं। तो म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स दोनों मिलके जो है पैंक्रियास से जो निकले हैं, रिलीज हुए हैं, वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सब मिलके एसिड से इंटेस्टाइन के भी वॉल को बचाते हैं, ठीक है। और एल्कलाइन मीडियम देते हैं जिसका पीएच 7.8 होता है, ताकि एंजाइमेटिक एक्टिविटीज वहां पे हो पाए, ठीक है। सब म्यूकोसल ग्लैंड्स, ब्रूनर्स ग्लैंड आल्सो हेल्प इन दिस। ब्रूनर्स ग्लैंड जो होता है वो सब म्यूकोसल ग्लैंड होता है, वो भी इसमें हेल्प करता है, ठीक है। अब थोड़ी चीजें आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई हो गई होंगी। सिंप्लीफाई इन द सेंस, गॉबलेट सेल जो है म्यूकस सेल से मिलके इंटेस्टाइन का एक डाइजेस्टिव जूस क्रिएट करता है, जो कि फर्दर डाइजेशन में हमें हेल्प करता है। उस जूस का नाम क्या है? स्यूकस इंटेरिकस, ठीक है। हमारे स्टोमक में, अभी एक मिनट देखिए, अभी से जस्ट पिछले वाले में हमने देखा था ना स्टोमक में, यहाँ पे देखिए स्टोमक में जो है हमारा जो रिलीज होता है सारा चीज, प्रोटीलाइटिक एंजाइम रिलीज होता है, पेप्सिन जो है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है पेप्टियोजेस और पेप्टाइड्स में। एक्सीएल से हमें म्यूकस एपिथेलियम जो है म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स बचाता है ना। तो ये सब चीज हमने इससे पहले जाना, ठीक है। अभी हम लोगों ने जाना क्या, इंटेस्टाइन में भी एक अल्कलाइन इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिससे कि डाइजेशन जो है वो थोड़ा इजी हो जाए। गॉबलेट सेल, स्यूकस इंटेरिकस, ये सब आपके लिए इजी और क्लियर हो जाना चाहिए अब तक। Protein, proteases and peptones, partially hydrolyzed proteins in the chyme reaching the intestine, are acted upon the proteolytic enzymes of pancreatic juice as given below. अभी देखिए, प्रोटीन्स, पेप्टॉन्स और प्रोटियोसिस, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, और कार्बोक्सी पेप्टिडाइडेज की मदद से डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन्स, पेप्टॉन्स, यहाँ पे देखिए, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे इरेज कर दूं, एक सेकेंड। हाँ, अभी देखिए यहाँ पे लिखा ना, प्रोटीन्स, पेप्टॉन्स, प्रोटियोसिस, ये सब जो है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, इन सब की मदद से डाइपेप्टाइड्स में बदल जाता है। ये सब किसकी मदद से बदल जाता है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और
कार्बोक्सी पेप्टिडाइज की मदद से ये सब डाइपेप्टाइड्स में बदल जाते हैं। प्रोटीन को क्या कर दिया जाता है, सिंप्लीफाई कर दिया जाता है ताकि डाइजेशन प्रोसेस हमारा इजी हो जाए। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं काइम में, वो क्या होते हैं, उनको हाइड्रोलाइज्ड कैसे होते हैं, वो पैनक्रियाटिक एमाइलेज से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स किससे हाइड्रोलाइज होते हैं, पैनक्रियाटिक एमाइलेज से हाइड्रोलाइज होते हैं, डाइसेक्राइड में हो जाते हैं। किस में बदल जाते हैं वो, डाइसेक्राइड में। पोलासेक्राइड स्टार्च जो है वो एमाइलेज की मदद से डाइसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। किससे, एमाइलेज की मदद से डाइसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अभी देखिए फैट्स जो होते हैं वो किसमें, डाइग्लिसराइड्स में पहले कन्वर्ट होते हैं लिपेजेस की मदद से, और फिर डाइग्लिसराइड की मदद से वो मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फैट्स कैसे कन्वर्ट होता है, सभी को ब्रेक होना है, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है जी, चाहे वो फैट्स है। हमारे काइंड में जितने भी चीज हैं उन सबको ब्रेक होना ही होना है। अगर वो ब्रेक नहीं होंगे तो हमारा डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो ब्रेक होने के लिए फर्दर जो एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम से जो हमारे स्टोमक में रिलीज हो रहा है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, इन सब की मदद से जो भी प्रोटीन है, जो हमारा फैट्स है, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है, उन सब को फर्दर उनको ब्रेक करके और भी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि अभी आपने जाना प्रोटीन, पेप्टॉन्स, प्रोटियोसिस, इनको ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज की मदद से डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पॉलीसेक्राइड को एमाइलेज की मदद से डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फैट्स को लिपेजेस की मदद से डाइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और डाइग्लिसराइड से फिर मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। डाइग्लिसराइड को और भी सिंप्लीफाई किया जाता है, डाइग्लिसराइड को सिंप्लीफाई करके क्या बनता है, वो मोनोग्लिसराइड्स बन जाता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियेजेस एंजाइम्स की मदद से न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो न्यूक्लियोटाइड्स को फिर से फर्दर सिंप्लीफाई वो हो जाता है न्यूक्लियोसाइड्स में, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स किसमें सिंप्लीफाई हो जाता है, न्यूक्लियोसाइड्स में, ठीक है। द एंजाइम्स, अब देखिए क्या कह रहा है, द एंजाइम्स इन द स्यूकस इंटेरिकस, यहाँ पे बता रही हूँ, द एंजाइम्स इन द स्यूकस इंटेरिकस जो है एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन। स्यूकस इंटेरिकस में जो एंजाइम है, स्यूकस इंटेरिकस क्या है जी, अभी हमने बताया इंटेस्टाइन में जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज हुआ है वो है ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन। ये सारी रिएक्शन आपके इंटेस्टाइन, स्टोमक, सबसे ये पूरे कंप्लीट हो जाते हैं टू फॉर्म द रिस्पेक्टिव सिंपल एब्सॉर्बेबल फॉर्म। ताकि ये सारी चीज क्यों हुआ, ये सारी चीज इसलिए हुए, पॉलीसेक्राइड डाइसेक्राइड में बदल गए, फैट्स डाइसेक्राइड से मोनोग्लिसराइड में बदल गए, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड्स में बदल दिए गए। ये सब क्यों हुआ, ताकि हमारा फूड का एब्जॉर्प्शन जो है वो आसानी तरीके से फूड हमारा एब्जॉर्ब हो जाए, हमारा फूड क्या है, आसानी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। ये फाइनल स्टेप्स जो होते हैं डाइजेशन के, ये बहुत ही क्लोज होते हैं म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन। म्यूकोसल एपिथेलियल सेल जो होता है इंटेस्टाइन का, वहां पे ये सारा फाइनल डाइजेशन प्रोसेस जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अभी देखिए अभी और है, डाइपेप्टाइड्स जो है डाइपेप्टाइडेजेस से एमिनो एसिड में बदल जाते हैं, ठीक है। माल्टोज जो है माल्टेज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदल जाते हैं। लैक्टोज जो है लैक्टेज की मदद से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बदल जाते हैं। सुक्रोज सुक्रेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में बदल जाते हैं, ठीक है। सारे सिंपलर फॉर्म में जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। माल्टोज ग्लूकोज में बदल रहे हैं, लैक्टोज गैलेक्टोज में बदल रहे हैं। जो सिंपल फॉर्म है जिससे कि फूड हमारा आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए, उसमें बदल दिया जा रहा है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स जो है न्यूक्लियोटाइडेजेस की मदद से न्यूक्लियोसाइड्स में बदल जा रहे हैं, न्यूक्लियोसाइडेजेस में बदल जा और न्यूक्लियोसाइडेजेस की मदद से शुगर और बेस में बदल जाते हैं, ठीक है। और एक और है हमारा डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स लिपेजेस की मदद से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जा रहा है, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ बाय मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये सारे ब्रेक डाउन होते हैं, और ये सारा जो है ड्यूडेनम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की कौन रीजन में होता है, इलियम, जेजुनम, ड्यूडेनम, हमने पढ़ा था ना। तो हमारा ये सारा जो एक्टिविटी है बायो माइक्रोमोलिक्यूल जो हमारे कन्वर्ट हो रहे हैं वो ड्यूडेनम रीजन में हो रहे हैं, इंटेस्टाइन के कहाँ पे हो रहे हैं, ड्यूडेनम रीजन में हो रहे हैं, ठीक है। द सिंपल सब्सटेंसेस दस फॉर्म, जो सिंपल सब्सटेंसेस जो बन गए, जो पूरी तरह से हमारा फूड कन्वर्ट हो गया, सारी चीज सिंप्लीफाइड फॉर्म में बदल गए ड्यूडेनम में,
अब हमारा फूड कहाँ जाता है? जेजनम में और इलियम में। जो हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म है, फूड एकदम से सिंप्लीफाइड हो चुका है टूट के, अब वो जेजनम में जाएगा और इलियम में जाएगा, ठीक है, ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के इस रीजन में जाएगा। और जो अनडाइजेस्टेड या फिर जो डाइजेस्ट नहीं हो पाए हैं, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाए हैं, वो कहाँ से पास करते हैं? वो सीधा लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। वो कहाँ चले जाते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी ऑकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। हमेशा याद रखिएगा, इंटेस्टाइन भले ही दो है, लेकिन जितनी भी सबसे ज्यादा मेजर डाइजेस्टिव एक्टिविटी है वो हमारी किस में होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई हमारी मेजर बहुत ही ज्यादा डाइजेस्टिव एक्टिविटी लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होती है। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? फंक्शन बस इतना ही है कि उसका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो वाटर बच गए हैं उनका एब्जॉर्प्शन, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन, और अगर कोई आपने दवाई खाई है, कोई तरह का ड्रग्स है, तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है लार्ज इंटेस्टाइन करते हैं। हाँ, एक और चीज जरूर है, लार्ज इंटेस्टाइन म्यूकस सिक्रेट करते हैं फिर से, और वो क्या है? जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, जो हमारा फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, उनको बाइंड करता है, उनको जो है साथ लुब्रिकेट करता है, सो दैट कि हमारे स्टूल्स के फॉर्म में वो इजिली शरीर से बाहर निकल जाए, ठीक है। अभी यहाँ पे सीधी सी बात है, अब जो डाइजेस्ट नहीं हुए वो फेसेस इंटर्स इनटू द सीसियम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के सीसियम भाग में। अभी भी ध्यान रखिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी तरह की डाइजेस्टिव एक्टिविटी, ये सब जो हमने जाना, ब्रेकडाउन ऑफ पार्टिकल्स, फूड का, म्यूकस, जो होता है डाइजेस्टिव एक्टिविटी किसी भी तरह की लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं पाई जाती है, ठीक है। अनडाइजेस्टिव फॉर्म जो है, फेसेस जिनको बोलते हैं, सेसियम लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है थ्रू इलियोसीसियल वॉल्व। किससे जाता है? इलियोसीसियल वॉल्व से, जिससे कि हमारे जो स्टूल्स हैं, जो फीसियल मैटर है, वो वापस से हमारे शरीर में नहीं चले जाएं। तो उसको कंट्रोल कौन करता है? इलियोसीसियल वाल्व, ठीक है। ये एक तरह से वाल्व है, वो एंट्री को चेक करता है, ठीक है। हम मॉल में जाते हैं, बाहर से जो गार्ड होते हैं वो हमारी एंट्री चेक करते हैं कि हमें कोरोना तो नहीं हो रखा है, हमारा टेम्परेचर चेक करते हैं। उसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन में जो इलियोसीसियल वाल्व है वो चेक करती है कि क्या हमारा जो है किस तरीके से जो है, कोई ऐसा चीज तो नहीं जा रहा है ना, कोई जो हमारी फीसेस है, जो स्टूल्स है, वो वापस तो नहीं चले जाए हमारे पुश बैक होके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऐसे में बहुत बड़ी गड़बड़ आ जाएगी, ठीक है। इट इज टेम्पोररीली स्टोर्ड इन द रेक्टम। जब तक हमें स्टूल्स करने की अर्ज नहीं आती है, तब तक ये रेक्टम में जो है वो स्टोर रहता है, ठीक है। तब तक कहाँ फूड जो है फीसेस मैटर जो है वो कहाँ स्टोर रहता है? रेक्टम में स्टोर रहता है, ठीक है। ये जितने भी एक्टिविटी है, ये सारे जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल। ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी एक्टिविटी, हमारा जितना भी डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, हम नहीं बोल रहे कि हाँ हाँ डाइजेशन हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। या भगवान ऊपर से, भगवान मानती हूँ मैं, भगवान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने हमें बनाया है, बट भगवान ने हमारे अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी है, कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है हमारा ब्रेन। वो क्या है? हमारा ब्रेन। ये हमारे न्यूरल कंट्रोल में आता है। ये सारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटी जो है ना, यहाँ तक कि हमारी हार्ट भी जो बीट हो रही है, वो सब न्यूरल कंट्रोल में आता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर ब्रेन डेड हो जाए पर्सन का, तो वो इंसान को ऑफिशियली मरा हुआ हम मानते हैं। तो हमारी जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, ये न्यूरल कंट्रोल के अंदर आती है। हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। पूरे जो पार्ट है, जो एक्टिविटीज हो रही है, जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारी स्टोमक और इंटेस्टाइन बच रही है, ये सारी जो चीजें हैं उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? उनको कंट्रोल कर रहा है हमारा ब्रेन। ये सारे सिग्नल्स हमें ब्रेन से आ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हमें स्मेल कर रहे हैं, फूड का जो प्रेजेंस है हमारे आसपास, ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। हमें कुछ खुशबू आती है खाना की, तो हमें तुरंत से सलाइवा सिक्रेट करने होने लगता है। ऐसा नहीं है हम सलाइवा को बोलते सलाइवा सलाइवा सिक्रेट हो जाओ, नहीं, ये सब हमारा न्यूरल कंट्रोल से कनेक्टेड है, हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस आर आल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल्स। गैस्ट्रिक है, इंटेस्टाइनल सिक्रेशन है, ये सब भी न्यूरल जो हमारा ब्रेन है वो सिग्नल दे रहा है, तो वो सारे जो है सिक्रेशंस हो रहे हैं, ठीक है। मस्कुलर एक्टिविटी जो है, हमारे डिफरेंट पार्ट्स का जो मस्कुलर एक्टिविटी है,
जो हम दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब भी हमारा न्यूरल एक्टिविटी से कनेक्टेड है, ठीक है, लोकल एंड थ्रू द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अगर हमारा ब्रेन सही से काम ना करे या हमारी ब्रेन डेड हो जाए या हम कॉमा में आ जाए या कोई तरह का बात हो जाए तो हमारे बहुत सारे शरीर के बहुत सारे एक्टिविटीज जो होते हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारा हार्ट भी जो होता है वो ब्रेन के सिग्नल्स पे काम कर रहा है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है वो सब, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हार्मोनल कंट्रोल है, जो न्यूरन जो हमारी बॉडी कंट्रोल हो रही है, ठीक है, वो सारी कंट्रोल जो है किसके थ्रू है, ब्रेन सिग्नल्स दे रहे हैं, ठीक है। और ये सारा हमारा न्यूरल कंट्रोल के अंदर में आता है, ठीक है। juices are carried out by the local hormones produced by the gastric and intestinal mucosa, ठीक है। अभी देखिए अब ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर खत्म होने पे आ गया है, ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ गया है, तो चलिए हम लोग एकदम क्विक शॉर्टली देख लेते हैं आगे क्या क्या है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स एब्जॉर्ब कैसे होते हैं, ठीक है। Absorption is the process by which the end products of the digestion pass through the intestinal mucosa. Absorption एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि एंड प्रोडक्ट जो है वो डाइजेशन का वो पास होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, हमारा फूड एब्जॉर्ब होता है, सारा डाइजेशन तो आपने जान लिया, ये एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, म्यूकोसा इनटू द ब्लड और द लिम्फ, म्यूकोसा जो है फिर वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, फिर लिम्फ में एब्जॉर्ब होता है, और इसे पूरे बॉडी में फिर जो है फूड जो ट्रांसफर होता है, जो फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, विल्ली के थ्रू। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हम विल्ली कहते हैं, उससे वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अभी देखिए क्या कह रहा है, small amounts of monosaccharides like glucose, amino acids and some electrolytes like chloride ions are generally absorbed by simple diffusion. छोटे अमाउंट के जो मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं कुछ, ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब क्या होते हैं, एब्जॉर्ब, सिंपल डिफ्यूजन होता है और ये सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन द पैसेज ऑफ दीज सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, ठीक है। ब्लड में ये सब पास कर पाएंगे या नहीं, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स पे भी डिपेंड करता है। केमिस्ट्री की सॉल्यूशन चैप्टर में अभी आप लोगों ने, अभी तो 11th क्लास की बायोलॉजी चला रही हूँ मैं, तो 11th क्लास की जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनमें भी आप देख सकते हैं कि दिया होगा कि पैसेज ऑफ दीज सब्सटेंसेस जो है, जो बायो की बात मैं नहीं कर रही हूँ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बारे में सॉल्यूशन चैप्टर केमिस्ट्री का आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया और ये सब डाइल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, ये सब के बारे में आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, ठीक है। अभी देखिए फिर however some substances like fructose and some amino acid, जैसे कुछ सब्सटेंसेस है जैसे फ्रुक्टोज हो गए, कुछ अमीनो एसिड हो गए, ये सब एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, करियर है Na+ के थ्रू ये सब एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है। अब हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, इसलिए अभी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बस थोड़ा सा समय और लगेगा, 5-10 मिनट में ये पूरा खत्म हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो है वो डिपेंड क्या करता है, अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ट्रांसपोर्ट वाटर का किस पे डिपेंड करता है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, कि वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर में जा रहा है, लोअर वाटर कंसंट्रेशन से हायर में जा रहा है, या फिर दोनों तरफ का कंसंट्रेशन इक्वल है और वाटर का ट्रांसफर हो रहा है, तो वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, और इसलिए एनर्जी का रिक्वायर होता है, ठीक है। मान लीजिए कंसंट्रेशन एक तरफ कम है और एक तरफ ज्यादा है, ठीक है, ऐसे में एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, ठीक है। तो हेंस रिक्वायर एनर्जी, जहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारी ऐसे न्यूट्रिएंट है, अमीनो एसिड है, मोनोसेक्राइड है, जैसे ग्लूकोज है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, Na+ है, ये सब एब्जॉर्ब होती है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है इस मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल क्या है, वो सॉल्युबल नहीं है और एब्जॉर्ब नहीं की जा सकती, और एब्जॉर्ब की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है जी, नहीं की जा सकती है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एब्जॉर्ब नहीं की जा सकती है ब्लड में, इसलिए उनको स्मॉल ड्रॉपलेट्स मिसलेजेस में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में कन्वर्ट होता है, में जाता है, ठीक है।
दे आर फॉर्म, यही बात कह रहा है वो, फिर स्मॉल प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, और फिर इसी तरह से जो है बिल्ली के थ्रू उनका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा लाइन दिया है, सब्सटेंसेस जैसे कि एलिमेंट्री कैनल है, माउथ है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमेशा याद रखिएगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। हमारा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमारा फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। यहाँ पे एक समरी दिया गया है, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अगर आप कोई भी प्रॉब्लम हो। और वैसे एनसीईआरटी की बुक में ये वाला पेज आपका है भी, आप एनसीईआरटी की बुक में आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कहाँ पे क्या एब्जॉर्ब होता है। माउथ में हमारा क्या एब्जॉर्ब होता है, जो ड्रग्स होते हैं, जैसे कि जो भी दवा हम खाते हैं, coming in contact with mucosa of mouth and lower side of the tongue are absorbed into the blood capillaries lining them। हमें दवा दिया जाता है तो कुछ दवा जो होते हैं हमारे माउथ में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। स्टोमक में क्या एब्जॉर्ब होता है, स्टोमक में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, सिंपल सुगर्स की एब्जॉर्प्शन होती है, और अल्कोहल। इसलिए ना हमें कहते हैं कि जब ज्यादा ड्रिंक करते हैं तो लीवर अफेक्टेड हो जाता है। क्यों अफेक्टेड होता है, क्योंकि अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्टोमक में होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इन चीजों का, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल सुगर्स एंड अल्कोहल, ये सब जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्टोमक में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में किस चीजों की ऑब्जॉर्प्शन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। स्मॉल इंटेस्टाइन में समझ लीजिए कि सारा चीज हो रहा है, ठीक है। मेन वो हमारा क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आप कह सकते हैं। सारी चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी एब्जॉर्ब होती हैं, डाइजेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। और ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, अमीनो एसिड है, ये सब जो है म्यूकोसा से एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकोसा के थ्रू एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में वो ट्रांसफर हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन बहुत इजी है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो गया, मिनरल हो गया, और सर्टेन ड्रग्स हो गए, उनका एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू होता है, ठीक है। और फाइनली फूड एब्जॉर्ब होके क्या होता है, टिश्यू में रीच करता है। फाइनली फूड एब्जॉर्ब होके कहाँ पे रीच करता है, सेल्स के बाद क्या होता है टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारा पूरा बॉडी बनाता है। तो फाइनली जो है एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस जो है फाइनली टिश्यू में रीच करते हैं, और वहां से यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज। और प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। जो फूड एब्जॉर्ब हो गए और टिश्यू में रीच किए, और उसको हम यूज करते हैं अपनी डेली की एक्टिविटीज के। हमने खाना खाया, हमारी बॉडी के सेल्स ने उसे एब्जॉर्ब किया, टिश्यूज ने एब्जॉर्ब किया, हमें ताकत आया और हम दौड़ने चले गए, है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। डाइजेस्टिव वेस्टेज है solidified into coherent faces in the rectum initiate a neural reflex causing an urge for the desire for its removal। हम जो stools पास करने भी जाते हैं तो उसमें हमें न्यूरल हम क्या कह सकते हैं, हमारे माइंड में सिग्नल्स आती है कि हमें अब रिमूव करना है, हमें स्टूल्स पास करने हैं। तो हमें न्यूरल रिफ्लेक्स आता है और फिर हमें अर्ज आती है कि हमें अब जो है टॉयलेट जाके स्टूल्स को पास करनी है, ठीक है। अब डिसऑर्डर्स, जो हमारा लास्ट पार्ट है, इसका क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं। डिसऑर्डर्स हमारे बहुत कारण से होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, बहुत सारे कारण होते हैं इसके। इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स हैं, जैसे टेप वर्म हो गया, राउंड वर्म हो गया, थ्रेड वर्म हो गया, हुक वर्म हो गया, पिन वर्म हो गया। इन सब की वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। कभी हमारी एसिडिटी इश्यू हो जाती है, कभी हमें पेट दर्द होता है, और भी कभी कभी मेजर इश्यूज होती है। तो चलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। पहला है हमारा जॉन्डिस। जॉन्डिस क्यों होता है, लीवर अफेक्टेड होता है, स्किन आईज येलो टर्न कर जाती है। और ये जॉन्डिस क्यों कहा जाता है कि लीवर की बीमारी है, क्योंकि बाइल पिगमेंट्स जो है वो लीवर ही रिलीज करता है, और जब डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट्स हो जाता है ना, तब हमें जॉन्डिस हो जाती है। तो हमारी बॉडी को रेगुलेशन की बहुत जरूरत है। जॉन्डिस क्या मैंने बताया, लीवर अफेक्टेड होता है, ध्यान रखिएगा, लीवर अफेक्टेड होता है, और डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट्स की वजह से जॉन्डिस हमें होता है, ठीक है। अगला है हमारा, बहुत इजी सी बात है भाई, वॉमिटिंग है। बच्चों को तो हमेशा होते रहता है, बड़ों को भी हो जाता है। इजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेन्स थ्रू द माउथ।
जो भी पेट में है वो माउथ के थ्रू जो बाहर निकल जाता है उससे हम वॉमिटिंग कहते हैं, उससे क्या कहते हैं, वॉमिटिंग कहते हैं। दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन, ये हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए हम इसे रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और ये कंट्रोल्ड बाय द वॉमिट सेंटर इन द मेड्यूला, जो हमारे ब्रेन का जो मेड्यूला पार्ट है उसमें एक वॉमिट सेंटर है, उसमें क्या है, वॉमिट सेंटर है, वहां से इसे कंट्रोल किया जाता है। ऐसा नहीं है हमें हमें मन करेगा, मुझे मन कर रहा है वॉमिटिंग करने का, मैं करना चाहता हूँ वॉमिटिंग, वॉमिटिंग हो जाओ, हम इंस्ट्रक्शन देंगे और वॉमिटिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये ब्रेन न्यूरॉन से न्यूरल सिग्नल है, ये भी एक न्यूरल सिग्नल है जैसे कि मैंने डाइजेस्टिव में भी बताया था। रिफ्लेक्स एक्शन है और कंट्रोल्ड बाय द वॉमिट सेंटर इन द मेड्यूला पार्ट ऑफ ब्रेन से होता है। कोई अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि वॉमिटिंग ब्रेन के कौन से सेंटर से रेगुलेट किया जाता है, वॉमिटिंग ब्रेन के मेड्यूला सेंटर से रेगुलेट किया जाता है, मेड्यूला के वॉमिट सेंटर से। ठीक है, अ फीलिंग ऑफ नॉसिया, और फिर हमें नॉसिया की फीलिंग आती है, हमें उल्टी जैसा मन करता है, वॉमिटिंग जैसा मन करता है, और फिर हमारी वॉमिटिंग होती है। अगला हमारा डिसऑर्डर है वो है डायरिया। डायरिया क्या है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवल मूवमेंट। बॉवल मूवमेंट की जो हेल्दी फ्रीक्वेंसी है कि आपका रेगुलरली बॉवल मूवमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर नहीं आ रही है क्यों नहीं आ रही है, तो जब प्रॉब्लम आ जाती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ी बहुत, लिक्विडिटी ऑफ फेसियल डिस्चार्ज बढ़ जाता है, आपकी जो स्टूल्स है उसमें लिक्विड ज्यादा पास हो रहा है, तो ये डायरिया की कंडीशन आ जाती है, और ये बहुत ही अर्जेंट मेडिकल कंडीशन है, इसमें बहुत ज्यादा डेथ होती है। अगर प्रॉपर वाटर जो है पानी नहीं चढ़ाया जाए पेशेंट को, तो बहुत ज्यादा ये सीरियस कंडीशन है। ठीक है, और इससे है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी रिड्यूस हो जाती है, और हमें जो ताकत मिलनी चाहिए वो ताकत हमें नहीं मिल पाती है। ठीक है, अगला हमारा टर्म है कंस्टिपेशन। कंस्टिपेशन में क्या होता है, फेसेस जो है वो रेक्टम में ही रह जाती है, और बॉवल मूवमेंट जो है इरेगुलरली होने लगते हैं। ठीक है, बॉवल मूवमेंट इरेगुलरली होने लगते हैं, जो टाइम से होना चाहिए उसमें नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्स्टिपेशन है। और लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, इनडाइजेशन। इनडाइजेशन में क्या होता है, फूड जब प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड नहीं होता है तो हमें फील होता है मेरा पेट भरा भरा है, मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे भूख नहीं लगी है। और हम क्यों क्यों हमें नहीं लगी है, क्योंकि हमारा फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड नहीं है, और हमारा एंजाइम का सिक्रेशन प्रॉपर नहीं है जो होना चाहिए। इस वजह से हमें ऐसा फील होने लगता है कि हमारा जो है फूड वो डाइजेस्ट मतलब हमें फील होने लगता है मेरा पेट भरा भरा है, जबकि ये जो रीजन है ये इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की रीजन है। हमें तुरंत दवाई लेनी चाहिए, ठीक है, उससे हमें आराम मिलेगा। और एंजाइटी होता है इसकी वजह से, फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा पेट भरा हुआ है लेकिन फूड हमारे बॉडी में ही रहता है, भरा हुआ नहीं रहता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ओवर ईटिंग की वजह से ऐसा होता है, और ज्यादातर ऐसा तब होता है जब हम ऑयली फूड खाते हैं या स्पाइसी फूड खाते हैं, और जो एडिक्वेट एंजाइम हमें मिलनी चाहिए या मिली है और होनी चाहिए थी और उस पर काम नहीं कर पाता, तो ये इंडाइजेशन की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो ये चैप्टर था हमारा डाइजेशन, जो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ये स्टैंडर्ड 11th की बायोलॉजी की बुक है। जो जिनको समझने में दिक्कत है वो बुक लेके भी बैठ सकते हैं और देख सकते हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। आई होप कि आज जो भी डाउट्स है आपके मन में सब क्लियर हो गए होंगे। अगर थोड़ी बहुत भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा स्पीड अप कवर किया है, हम लोगों ने कोशिश किया है थोड़ा जल्दी से कवर अप करें। ये उन बच्चों के लिए काम आएगा जिनका एग्जाम नियर आने वाला होगा, और जो एक बार में मल्टीपल वीडियोस नहीं देख के एक बार में डाइजेशन टॉपिक को कंप्लीट करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो इसे आप एक बार अगर देख ले तो आपको ऑलमोस्ट कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। प्लस अगर आप इसकी 1 से 2 बार रिवीजन कर लें तो पूरी तरह से ये चैप्टर आपके माइंड में लर्न बाय हार्ट हो जाएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है। देखने से लगता है बच्चे डरते हैं कि डाइजेशन है क्या क्या होगा, पता नहीं क्या होता है, बट बहुत ही इजी है। केक वॉक समझिए और अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट किया हो चुकी है। इसके हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज लाते हैं, ठीक है, डाइजेशन चैप्टर का, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का, और हम लोग उसे सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज को। ठीक है, ठीक है, इस पे हम लोग एक एमसीक्यूज जरूर से जरूर बनाएंगे, एमसीक्यूज का सेशन रखेंगे। और आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मैंने आज मूड बना ही लिया था कि आप लोगों को ये चैप्टर खत्म कर दूं, इसलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो रहा। आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और कोशिश जरूर रहेगी कि एमसीक्यूज भी ले आऊं। ठीक है,
This biology is for all the competitive preparation students. कंपटीशन में बायोलॉजी से भागा नहीं जा सकता, चाहे एसएससी है, रेलवे है, 9th-10th बायोलॉजी है, नीट बायोलॉजी है, नवोदय विद्यालय है, पीजीटी बायोलॉजी है, हर जगह आपको पूछा जा सकता है। तो इट इज हेल्पफुल फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेरेंट्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। सब लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और इस कोरोना के समय में आप लोग सब सुरक्षित रहिए, यही आशा करती हूँ। और मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।